नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुदहुद ने मचाई ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भयंकर तबाही, 8 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में अब भारी बारिश का खतरा। विशाखापट्टनम वनडे रद्द। PSLV C-26 का 67 घंटों का काउंटडाउन शुरू। 16 तारीख को होगा प्रक्षेपण। IRNSS-1C उपग्रह को ले जाएगा अंतरिक्ष में। फेडरल रिजर्व के किसी भी कदम से निपटने को भारत तैयार। RBI गवर्नर ने कहा, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी तो भारतीय बाजारों में आ सकती है गिरावट। आज शाम थम जाएगा हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार। पार्टियों ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां। गाजा के पुनर्निर्माण पर काहिरा में सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का 5 अरब 40 करोड़ डॉलर की मदद का वादा। और शुरुआत हुदहुद चक्रवात से जुड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद चक्रवात हुदहुद अब कमजोर पड़ गया है। दोनों राज्यों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लाख लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। तूफान के असर से आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। तूफान हुदहुद 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र और ओडिशा के तटीय इलाकों से गुजरा तो हर तरफ तबाही के निशान थे। तूफान के रास्ते में आने वाली हर चीज हवा की तरह उड़ गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुदहुद का सबसे ज्यादा असर दिखा। राज्य के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी जिलों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन जिलों में बिजली और संचार सुविधाएं ध्वस्त हो गईं। कई जगहों पर पेड़ गिरने से सड़क और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। रेलवे ने इन इलाकों से गुजरने वाली 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 50 ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है। I will request, I will send letter. First of all, they have to declare as national calamity. This is the biggest thing. I will request them. On the basis of that, further what to ask, I have to assess everything, and then I will request government of India. ओडिशा के गजपति जिले में तूफान का सबसे ज्यादा असर रहा। विशेष राहत आयुक्त PK मोहपात्रा ने बताया कि राज्य में भारी नुकसान की आशंका नहीं है। हालांकि बारिश रुकने और हालात सामान्य होने पर ही नुकसान का सही अंदाजा लगेगा। We haven't got any large scale damage from anywhere except in some major trees being uprooted in Pottangi and some electric poles. Overall the situation is okay and we are getting reports of rainfall from all across the state. इस बीच पीड़ित इलाकों में राहत का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। सेना ने ऑपरेशन लहर के साथ राहत अभियान शुरू कर दिया है। इसकी कमान नौसेना को सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश में सेना की कई टीमें तैनात की गई हैं। ओडिशा में भी 15 टीमें राहत के काम में लगाई गई हैं। नौसेना ने दोनों राज्यों में प्रशिक्षित गोताखोरों की 30 टीमें तैनात की हैं। वायुसेना ने IL-76, C-17 और N-32 जैसे विमानों को रखा है। उधर केंद्र सरकार ने भी कल बैठक कर आंध्र और ओडिशा में हालात का जायजा लिया। वो हर प्रकार की सहायता सेक्टर के द्वारा की जाएगी। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी चिंता की, उन्होंने बैठक ली इस संबंध में और तैयारी पूरी हुई है और सारी सहायता जो कुछ भी केंद्र के द्वारा संभव थी वो हम लोगों ने आंध्र प्रदेश को भी और उड़ीसा को, दोनों राज्यों को उपलब्ध करा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की रफ्तार घटकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। अगले 12 घंटे में इसके और कमजोर पड़ने की उम्मीद है। अगले 24 घंटों में तूफान के असर वाले इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। उसका जो मैक्सिमम प्रकोप है वो तो कम हो गया है साइक्लोन का, और अब जो विंड स्पीड है वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है और उम्मीद ये की जाती है कि रात के 9 बजे तक करीब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। तूफान के कारण भारत और वेस्टइंडीज के बीच विशाखापट्टनम में मंगलवार को होने वाला तीसरा वनडे रद्द कर दिया गया है। फिलहाल दोनों टीमें दिल्ली में ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और क्या ताज़ा हालात हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हरि प्रसाद भारती, स्थानीय पत्रकार भुवनेश्वर से। उनका हम रुख करते हैं। हरि प्रसाद, हम जानते हैं हुदहुद की जो रफ्तार है वो ज़रूर धीमी हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी है। सोमवार के बाद कहा गया है कि उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। अभी कितनी बड़ी ये चुनौती है? हाँ जी प्रीति, जैसा अभी जो ये हालात है ये काफी सुधर गया है, लेकिन बारिश होने की संभावना है। इसके कारण हीराकुद जो डैम है उसमें 630 फुट पानी रहता है, उसमें से 5 फुट पानी पहले से खाली कर दिया गया है, क्योंकि ये जो तूफान का रुख जो छत्तीसगढ़ के तरफ मुड़ जाने के कारण वहां ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ से जो बारिश वो पानी है वो महानदी में जो हीराकुद डैम में पहुंचती है, तो ये 5 फुट तक पानी को जो मेकअप कर देने के कारण यहाँ बाढ़ को रोका जा सकेगा। इसीलिए जो कटक के पास जो मुंडली है वहां से पानी खाली कर दिया गया है। जोबरा जो महानदी है पहली बार वहां खाली किया गया पानी, जबकि वहां पानी हरदम भरा रहता था। तो वहीं पर 99 में जब तूफान आया था तभी खाली किया गया था, और अभी दूसरी बार वहां पानी खाली कर दिया गया, जिसके कारण जो बारिश का पानी को महानदी में उसको संभाल लेने के कारण वहां फिर दोबारा बाढ़ नहीं आ सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और फिलहाल 60 से 70 किलोमीटर स्पीड में उड़ीसा में कई जगह पर हवा बह रही है, और ये अगले 12 घंटे में धीरे धीरे इसका असर कम होते जाएगा, ऐसा मौसम विभाग द्वारा कहा गया है। और दूसरी ओर जो ट्रेन की जो ट्रेन की जो व्यवस्था है, 21 ट्रेन अभी कैंसिल है, और 27 ट्रेन को भुवनेश्वर से रूट बदल करके टिटलागढ़ होते हुए रायपुर होते हुए चलाया जा रहा है। और 3 ट्रेन अभी पलासा से आगे पूरी तरह से लाइन अस्त व्यस्त है, पेड़ जगह जगह पर गिरा हुआ है, और जो बिजली की जो व्यवस्था है पूरा चरमरा गई है। इसलिए भुवनेश्वर से पलासा तक स्पेशल 3 ट्रेन चलाई गई है, जिसमें कि पलासा तक लोगों को आने जाना क्या व्यवस्था किया गया है। जी, यातायात पर और बिजली पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, और हम जानते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। क्या अभी भी हरिप्रसाद जरूरत है कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की, और इन कैंपों में लोगों को सुविधाएं क्या सही तरह से मिल पा रही हैं? अभी देखिए, ये जो बोंडा घाटी है, जो सब प्रिमिटिव जो बोंडा आदिवासी रहते हैं वो 32 गांव में रहते हैं, और ये इनकी संख्या मात्र 5000 रह गया है। तो पिछले वर्ष जो बाढ़ आने के कारण इनके जो कच्चे मकान ढह जाने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए इस बार विशेष तौर पर वहां के जो 5000 लोगों को नीचे पहाड़ के ऊपर से नीचे उतार के उनको सुरक्षित जगह पर रखा गया। इसी तरह टोटल राज्य सरकार द्वारा 1706 जगह पर केंद्र खोला गया है, जहां पर 2,33,000 लोगों को अब तक ला के रखा गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, दवा की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें नक्सल पीड़ित इलाके में हो रहा है। वहां पर पेड़ जगह जगह पर गिर जाने के कारण 26 नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कोरापुट से विशाखापट्टनम की तरफ है, वहां और यातायात व्यवस्था बंद हो जाने से एनडीआरएफ टीम, ओड्रैफ टीम वहां पर जा नहीं पा रहे। लेकिन जो उड़ीसा में कम नुकसान होने के कारण उड़ीसा के सीएम, जो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बातचीत किए हैं, और यहाँ का एनडीआरएफ टीम एवं ओड्रैफ टीम को वहां भेजने के लिए व्यवस्था किए हैं। जी हरिप्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो चक्रवात की रफ्तार अब बहुत कम हो चुकी है, 180 से 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने विशाखापट्टनम में तट को छुआ था। लेकिन अब फिलहाल उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अब इसकी हो चुकी है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती है बारिश से निपटने की, और तमाम राज्यों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS 1C के प्रक्षेपण के लिए 67 घंटे की उल्टी गिनती आज सुबह 6:32 पर शुरू हो गई। PSLV C-26 से इस उपग्रह को 16 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। IRNSS 1C भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम का तीसरा उपग्रह है। ऐसे 2 उपग्रह पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। भविष्य में 4 और ऐसे उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना है। 1425 किलोमीटर के इस उपग्रह को PSLV से जोड़ दिया गया है। अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS की तर्ज पर भारत का मकसद अपना नेविगेशन सिस्टम स्थापित करना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मदद देने का ऐलान किया है। बीज, उर्वरक और कीटनाशक की मदद में ये मदद दी जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर ने बताया कि सिंचित भूमि पर 450 रुपए प्रति कनाल की सहायता किसानों को मिलेगी। वहीं गैर सिंचित भूमि पर यह 225 रुपए प्रति कनाल होगी। कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह फैसला हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने आई बाढ़ में 3.5 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल को नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने खेती के लिए 217 करोड़ रुपए की राहत केंद्र सरकार से मांगी है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो बाजार में कुछ गिरावट आएगी। वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे राजन ने कहा कि भारत इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व अगले साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। रघुराम राजन के मुताबिक भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है और महंगाई कम हो रही है। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो भारत से विदेशी पूंजी बाहर जा सकती है और इससे कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरें हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और आइए अब देखते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। महाराष्ट्र और हरियाणा में आज प्रचार का आखिरी दिन है। दोनों राज्यों में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। आखिरी दिन सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र में जनसभा करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के बड़े नेता भी प्रचार में जुटे हैं। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 15 अक्टूबर को मतदान होना है। 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने पंढरपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किसानों की बदहाली के मुद्दे को उठाया। नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसीपी ने कभी भी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। एक किसान आत्महत्या करते जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता है। कभी ये एनसीपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, इनकी आंख में से आंसू नहीं टपकता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रविवार को महाराष्ट्र में रैलियां की। शिवपुरा और धुले की रैलियों में उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 साल के कांग्रेस और एनसीपी शासन ने महाराष्ट्र में विकास की गति को रोक दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने महंगाई पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। कोई भी सरकार 4 महीने में कोई करिश्मा नहीं कर सकती, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 4 महीने में हमने कुछ किया हो अथवा न किया, लेकिन लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत में जो महंगाई बढ़ रही थी, उस महंगाई को हम पूरी तरह से रोकने में हमने कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र के रामटेक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गांधी और पटेल के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना करने की आलोचना की। साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से ज्यादा उनकी विचारधारा पर अमल करना जरूरी है। तो कहना आसान होता है, मूर्ति बनाना आसान होता है, विचारधारा को समझना और उस विचारधारा को आगे ले जाना वो आसान नहीं होता है, मगर वो काम आप रोज करते हो इस प्रदेश में। हर रोज आप विचारधारा को आगे ले जाते हो, हर रोज आप इस प्रदेश के लिए काम करते हो और इस काम में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद नए गठबंधन के संकेत मिलने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। पवार ने कहा कि शिवसेना को मजबूत करने के लिए उद्धव कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे के निधन के बाद मीडिया ने शिवसेना के भविष्य को लेकर आशंका जताई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं और चुनाव में सफलता या विफलता से इसका आकलन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कई दिग्गज नेताओं की अगली पीढ़ी सक्रिय भूमिका में है।
दिग्गजों की इस नई पीढ़ी में कई बतौर उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं तो कई चुनाव प्रचार के जरिए अपना राजनीतिक भविष्य संवार रहे हैं। राजनीति में परिवारवाद हमेशा से निशाने पर रहा है। सभी सियासी दल वंशवाद की राजनीति पर सवाल भी उठाते रहे हैं, लेकिन चाहे चुनाव के टिकट की बात हो या फिर चुनाव प्रचार की, तो मौका नेताओं के अपनों को ही मिलता रहा है। महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने कई नेताओं के बेटे बेटियों को और परिजनों को टिकट दिया है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियों पंकजा और प्रीतम मुंडे को चुनावी समर में उतारा है। पंकजा मुंडे परली विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे गोपीनाथ मुंडे के निधन से खाली बीड लोकसभा सीट से उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद सूबे में ये पहला विधानसभा चुनाव है। उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी की कमान है। कभी खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से दूर बताने वाले उद्धव ठाकरे प्रचार में इस बार खुद को बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को लातूर ग्रामीण, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति को सोलापुर मध्य, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की पत्नी अमिता चौहान को भोकर, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बेटे राव साहेब शेखावत को अमरावती से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के बेटे राहुल ठाकरे को यवतमाल और प्रचार प्रभारी नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को कणकवली से मौका दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं, तो उनके भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से दांव आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग हरियाणा में फर्जी मतदान रोकने के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। जनरल ऑब्जर्वर लकुल वेंकटेश्वर लू ने सिरसा में आंगनवाड़ी सेविकाओं की बैठक में कहा कि मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों की तैनाती होगी। इसका मकसद पर्दे में आने वाली महिलाओं की जांच करना होगा। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि पर्दे में आने वाली कुछ महिलाएं बोगस वोटिंग करती हैं। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं से कहा कि वो लोगों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी हरियाणा में रविवार को चुनाव प्रचार किया। हांसी की जनसभा में उन्होंने सुशासन और बदलाव के लिए लोगों से समर्थन की अपील की। सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश में एक बार फिर विकास के लिए बेहतर माहौल बना है। उन्होंने कहा कि देश की तरह अब हरियाणा को भी सुशासन की दरकार है। सुषमा स्वराज ने लोगों से बिना डरे वोट डालने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समालखा में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि हरियाणा विकास में सबसे आगे है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी के विकास की कोई ठोस नीति नहीं है। पूछना चाहता हूं कि यहाँ आए, भाषण दिए, हरियाणा के किसानों के लिए क्या राहत दे के गए, हरियाणा के आदमी के गरीब आदमी के लिए क्या कह के गए, हरियाणा के व्यापारी के लिए क्या कह के गए, क्या विजन दिखा के गए कि हाँ हमारा देश आगे जाएगा, क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 साल में राज्य सरकार ने जनता की भलाई की नीयत से काम किया है। उन्होंने सूबे में तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। पिछले 9 साल में हरियाणा आज विकास में पूरे देश में सबसे आगे गया है। विकास का कोई भी हम पैमाना लें, कोई भी मापदंड लें, विकास दर लें, प्रति व्यक्ति आय लें, आज हर गांव हर शहर तक विकास पहुंचा। हरियाणा देश के विकसित राज्यों में से एक पहुंचा। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गाजा शहर को फिर से बसाने के लिए दुनिया के कई देशों ने मदद का ऐलान किया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में हुए सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब 40 करोड़ डॉलर देने का वादा किया। तो पुनर्निर्माण की कोशिशों को गति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मंगलवार को गाजा दौरे का ऐलान करा है। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि जुटाने को लेकर रविवार को काहिरा में सम्मेलन की शुरुआत हुई तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने गाजा में अस्थायी शांति के लिए अरब लीग के 2002 की योजना को आगे बढ़ाने की बात कही। हालांकि इजराइल इसे पहले ही खारिज कर चुका है।
सम्मेलन में दुनिया के देशों ने गाजा को फिर से बसाने के लिए 5 अरब 40 करोड़ डॉलर यानी लगभग 330 अरब रुपए देने का वादा किया। Pledged approximately $5.4 billion, half of it which will be dedicated for Gaza reconstruction, and committed themselves to start dispersing their assistance as soon as possible. कतर ने 1 अरब डॉलर देने का वादा किया तो अमेरिका ने 21 करोड़ 20 लाख डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की ने 20-20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि ये वक्त दीर्घकालीन शांति योजना बनाने का है जिससे फिलिस्तीनियों के आत्मसम्मान और इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। Out of this conference must come not just money, but a renewed commitment from everybody to work for a peace that meets the aspirations of all, for Israelis, for Palestinians, and for all the peoples of this region. सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में पुनर्निर्माण की कोशिशों को तेज करने के लिए अपने दौरे का ऐलान कर दिया। बान की मून ने कहा कि वो मंगलवार को गाजा का दौरा करेंगे। I'm announcing today that I will visit Gaza on Tuesday to listen directly to the people of Gaza, survey the situation for myself and help advance our reconstruction efforts. सम्मेलन से अलग अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। दरअसल इजराइल और हमास के बीच 50 दिन तक चले संघर्ष में कम से कम 1 लाख गाजा वासियों के घर बर्बाद हो गए थे और गाजा का ज्यादातर बुनियादी ढांचा तबाह हो गया था। ये संघर्ष 26 अगस्त को संघर्ष विराम के जरिए खत्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसमें 2100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए जबकि इजराइल के 67 सैनिक और 6 नागरिक मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की की सीमा से लगे सीरिया के कोबानी शहर पर कब्जे के लिए आईएस आतंकियों और कुर्द लड़ाकों के बीच जंग जारी है। अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन के हवाई हमलों के बावजूद आईएस आतंकी शहर के बड़े हिस्से पर अब भी कब्जा बनाए हुए हैं। अमेरिका ने इस मामले पर गहरी चिंता जताते हुए इसे त्रासदी करार दिया है। हालांकि साफ किया कि कोबानी की घटना से आईएस के खिलाफ गठबंधन की रणनीति पर असर नहीं पड़ेगा। सीरिया के सीमावर्ती शहर कोबानी को आईएस आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए लड़ाई तेज हो गई है। रविवार को भी तुर्की की सीमा से लगे शहर में धुएं का गुबार दिखाई दिया और गोलियों की आवाजें सुनी गई। इस बीच काहिरा में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कोबानी शहर पर आईएस आतंकियों की बढ़ती गिरफ्त पर गहरी चिंता जताई। Kobani does not define the strategy of the coalition with respect to Daesh. Kobani is one community, and it's a tragedy of what is happening there. And we don't diminish that. But we have said from day one, it is going to take a period of time to bring the coalition thoroughly to the table. उधर सीरिया के प्रधानमंत्री वाइल अल हल्की ने सीरियाई विद्रोही गुटों को अमेरिकी समर्थन की आलोचना की। उन्होंने विद्रोही गुटों पर इस महीने की शुरुआत में होम शहर के एक स्कूल पर बमबारी का आरोप लगाया और इसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। فها هي نتائج دعم واشنطن وشركائها للإرهابيين الذين تقول عنهم معتدلون في استهدافهم لأطفال سوريا من خلال التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مدارس حي عكرمة। इस बीच इराकी रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि अबू गरीब अब भी इराकी सेना के नियंत्रण में है और पूरी तरह सुरक्षित है। इराकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अबू गरीब में आईएस आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी की खबरों से भी इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराक में रविवार को सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती और 2 कार बम धमाकों में 58 लोग मारे गए जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। दियाला प्रांत के करा तक्का कस्बे में पुलिस मुख्यालय के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। उसके बाद आतंकियों ने 2 गाड़ियों को विस्फोटक की मदद से उड़ाया। इसके अलावा सड़क किनारे हुए एक दूसरे बम धमाके में पश्चिमी अंबार प्रांत के पुलिस प्रमुख की मौत हो गई। ये धमाका उस वक्त हुआ जब ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल दुलैमी अपने काफिले के साथ प्रांतीय राजधानी रमादी से उत्तर की तरफ जा रहे थे। इससे पहले शनिवार को भी इराक में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 45 लोग मारे गए थे। आज हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि है।
वो सिर्फ गायक ही नहीं थे, उन्होंने अभिनय किया, संगीत दिया, निर्माता और निर्देशक भी रहे। आइए देखते हैं इस महान कलाकार के कुछ चुनिंदा गीत। एक लड़की भीगी भागी से सोती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। मेरे बोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिसे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। हुदूद ने मचाई ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भयंकर तबाही, 8 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में अब भारी बारिश का खतरा, विशाखापट्टनम वनडे रद्द। PSLV C-26 का 67 घंटे का काउंटडाउन शुरू, 16 तारीख को होगा प्रक्षेपण। IRNSS-1C उपग्रह को ले जाएगा अंतरिक्ष में। फेडरल रिजर्व के किसी भी कदम से निपटने को भारत तैयार, RBI गवर्नर ने कहा। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी तो भारतीय बाजारों में आ सकती है गिरावट। आज शाम थम जाएगा हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार, पार्टियों ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां। गाजा के पुनर्निर्माण पर काहिरा में सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का $5 अरब 40 करोड़ की मदद का वादा।